नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने डेवलपमेंट बायोलॉजी में लेक्चर नंबर 58 58 नंबर लेक्चर अपने करने जा रहे हैं। देखिएगा, अपना चल रहा था मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो मैकेनिज्म इन क्रियाविधि के अंदर आपको बताया था कि सबसे पहले जो मैकेनिज्म है, इसके लिए आपको अपने जो टॉपिक चल रहा था वो था कि कैप्सिकेशन एंड कॉन्टैक्ट, युग्मकों का संपर्क एवं योग्यता अर्जन। तो उसके लिए आपको बताया था कि युग्मकों का जो संपर्क और योग्यता अर्जन की जो घटना है बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है, क्योंकि इसी घटना के बाद में आगे एक्रोसोमल क्रिया, उसके पश्चात अंडाणु के अंदर उपापचय परिवर्तन होते हैं। तो इसके लिए आपको बताया था कि जो एक कीमोटैक्सिस की घटना होती है, इसके लिए फिर इस चीज़ को प्रूव करने के लिए एफ.आर. लील ने जो है प्रयोग किए थे, और उन्होंने बताया था कि वास्तव में ऐसा होता है कि जो शुक्राणु है उसकी सतह से एंटी फर्टिलाइजन और अंडाणु की जो सतह होती है उसके द्वारा क्या होता है कि फर्टिलाइजन जो है शुक्राणु की सतह से एंटी फर्टिलाइजन और अंडाणु की सतह से क्या है फर्टिलाइजन जो है रसायन को स्त्राव किया जाता है या उनको छोड़ा जाता है, जिसके द्वारा फिर ये कीमोटैक्सिस के द्वारा एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। ये सारी बातें एफ.आर. लील ने सीयरसिन का जो अंडा था उसके ऊपर प्रयोग करके बताई थी। उसके पश्चात देखिएगा दूसरा जो प्रयोग किया गया था टायलर के द्वारा किया गया था। टायलर ने भी बताया था कि जो शुक्राणु होता है उसकी सतह पर फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजन और अंडाणु की सतह पर क्या होता है, प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होती है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा माइक्रोविलाई निकले रहते हैं, और माइक्रोविलाई के ऊपर क्या कुछ फिलामेंट्स होते हैं वो निकले रहते हैं, और ये फिलामेंट्स जो है वो एक तरह से एंटी फर्टिलाइजन का काम करते हैं। और जैसे ही शुक्राणु का एंटी फर्टिलाइजन अंडाणु के फर्टिलाइजन इन फिलामेंट के संपर्क में आता है तो उसको अंदर ले लिया जाता है, और जहाँ से एक शुक्राणु संपर्क में आता है तो उसके पश्चात आपको बताया था कि जो फिलामेंट्स हैं उस एक स्थान को छोड़ करके अन्य स्थानों के नष्ट हो जाते हैं, माइक्रोविलाई भी नष्ट हो जाता है ताकि दूसरा शुक्राणु अंदर ना घुस सके। अब देखिएगा कि जो एफ.आर. लील हो चाहे टायलर है, इन दोनों ने एक बात बताई थी कि ये जो प्रक्रिया चलती है ये एंटीजन एंटीबॉडी सिद्धांत के हिसाब से चलती है, और इसको तलछवी सिद्धांत भी थोड़ा अपने नाम इसमें दिया गया था। तो दो तो ये मैकेनिज्म थे, और ये दोनों ही मैकेनिज्म इस बात को शो करते हैं कि इसको इस अपने जो कीमोटैक्सिस की जो घटना होती हैं, क्योंकि फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन का आकर्षण होना कीमोटैक्सिस की घटना पर आधारित एक घटना है या एक प्रोसेस है। उसके पश्चात अगली जो बात आई, जो एक सिद्धांत था वाशरमैन और सेलिंग का, जो कि स्तनधारियों के लिए लागू होता है, जो कि 1989 के अंदर उन्होंने दिया था। वाशरमैन और सेलिंग का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ वाशरमैन एंड सेलिंग, 1989 के अंदर ये सिद्धांत दिया था। अब देखिएगा इन्होंने क्या किया था कि अपने को पता ही है कि जो अतिरिक्त एक आवरण पाया जाता है अंडे के चारों ओर, स्तनधारियों के चारों ओर, जिसको कहते हैं जोना पेलिसिडा। तो इन्होंने ये बताया था कि जोना पेलिसिडा जो होती है, इस जोना पेलिसिडा जो होती है ये, और साथ में जो शुक्राणु है उसकी सतह पर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। ये प्रोटीन और जोना पेलिसिडा के ऊपर उपस्थित जो विशेष प्रोटीन संरचनाएं होती हैं वो मिलकर के क्या करती है, इस एक्रोसोमल क्रिया को यूँ कह सकते हैं, या इस कैप्सिकेशन या इस योग्यता अर्जन को क्या करती है, निभाती है। इन्होंने बताया था कि शुक्राणु की जो झिल्ली होती है उस शुक्राणु की झिल्ली के ऊपर क्या होता है, ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम पाया जाता है, और ये एंजाइम जो होता है शुक्राणु की जो शीर्ष की बाह्य सतह होती है वहाँ पर क्या होता है, पाया जाता है। कौन सा, ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। और ये जो ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम होता है ये क्या करता है कि जो अंडे की सतह होती है उसके ऊपर एन एसिटाइल ग्लूकोज एमिन का क्या करता है, पहचान करता है। तो ये जो ट्रांसफेरेज एंजाइम होता है जो कि शुक्राणु की सतह पर पाया जाता है, और अंडाणु की सतह पर उपस्थित जो एक एन एसिटाइल ग्लूकोज एमिन, क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमिन, जो कि एक एंजाइम है, इसकी क्या करता है, पहचान करता है। और ये पहचान होने के पश्चात ही जो है उसी जाति का शुक्राणु उसी जाति के अंडे के क्या है, संपर्क में आता है। उसके अलावा इन्होंने एक बात और बताई थी कि जो शुक्राणु होता है उसके शीर्ष के ऊपर एक प्रोटीएज, दूसरा प्रोटीन होता है प्रोटीएज, वो भी पाया जाता है। और ये प्रोटीएज जो होता है ये भी अंडाणु की सतह से जुड़ता है, और ये अवमंदक यानी एक इनहिबिटर की तरह कार्य करता है प्रोटीएज। और प्रोटीएज जो है ये क्या करता है कि जैसे ही शुक्राणु अंडे की सतह से जुड़े
तो शुक्राणु अंडे की सतह का एक प्रकार से पाचन ना शुरू कर दे, या शुक्राणु के जो एंजाइम है वो अंडे की सतह का पाचन करना ना शुरू कर दे, इसके लिए जो प्रोटीज एंजाइम होता है जो कि शुक्राणु के शीर्ष पर पाया जाता है, वो अपना कार्य एक अवमंदक की तरह, इनहिबिटर की तरह करता है, ताकि शुक्राणु जो अंड झिल्ली को गला तो सके परंतु उसका पाचन इस तरह से न कर दे कि अंड झिल्ली नष्ट हो जाए, तो उसमें कोई उपापचय परिवर्तन न हो उसके। तो ये काम कौन करता है? प्रोटीज एंजाइम करता है। तो इसके लिए जो वाशरमैन और सेलिन की यदि हम बात करें तो अपने इसको थोड़ा बनाने की बात करते हैं डायग्रामेटिकली।
तो ये स्ट्रक्चर है वाशरमैन और सेलिंग के अनुसार, वाशरमैन और सेलिंग के अनुसार। अब देखिएगा इसके अंदर क्या होता है। वाशरमैन और सेलिंग की यदि हम बात करें तो ये शुक्राणु की सतह होगी। शुक्राणु की सतह के ऊपर जो है विशेष प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। वो पहला प्रोटीज है, दूसरा ग्लैक्टोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है, तीसरा ग्लैक्टोज रिसेप्टर है। अब होता क्या है देखिएगा कि जैसे ही शुक्राणु की सतह अंडाणु की सतह के संपर्क में आती है तो क्या होता है कि जो ग्लैक्टोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है वो एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन को डिटेक्ट करता है, यानी इससे जुड़ने का प्रयास करता है। और ये यदि जाति विशेष होते हैं तो ही ग्लैक्टोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन से क्या होता है डिटेक्ट हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो ये देखिएगा ये यहाँ सेम स्पीसीज की संरचना होने के कारण शुक्राणु अंडाणु के कारण क्या है, ये ग्लैक्टोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम किससे जुड़ गया है, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन से जुड़ गया, इसको डिटेक्ट कर लिया। उसके पश्चात देखिएगा क्या होता है कि ये जो संरचना होती है ग्लैक्टोज रिसेप्टर होती है, ग्लैक्टोज रिसेप्टर जो कि किससे जुड़ जाती है, ग्लैक्टोज से। और तीसरी जो संरचना होती है ये है प्रोटीएज।
अब प्रोटीएज एंजाइम जो होता है ये क्या करता है कि एक इनहिबिटर का काम करता है। इनहिबिटर का काम क्यों करता है? इनहिबिटर यानी संदमक का काम करता है। क्यों करता है? ताकि ये जो शुक्राणु हैं, शुक्राणु अण्ड झिल्ली को गलाने का काम तो करता है, परंतु कहीं ऐसा ना हो पाए कि शुक्राणु के द्वारा अंडे का पाचन शुरू हो जाए। तो उसको रोकने के लिए क्या करता है कि ये जो प्रोटीएज होता है ये क्या करता है कि जो शुक्राणु है उसकी क्रियाशीलता को क्या कर देता है, थोड़ा कम कर देता है। तो इसलिए ये जो संरचना है प्रोटीएज जो एंजाइम है या वो जो एक प्रोटीन है प्रोटीएज, ये क्या करता है अंडा शुक्राणु का पाचन न करते, इसके लिए इसको क्या इनहिबिटर की तरह कार्य करता है। तो ये सिद्धांत किसका था? थ्योरी ऑफ वाशरमैन एंड शेल्लिंग की थी, यानी वाशरमैन और शेल्लिंग की सिद्धांत था। अब देखिएगा तीसरा जो अपना लागू होता है वो है एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेंट्रेशन, यानी कि एक्रोसोमल क्रिया और भेदन। यदि हम बात करें ये अपना जो है 3 नंबर क्रिया है एंड पेनिट्रेशन, यानी एक्रोसोमल क्रिया एवं भेदन। अब यदि एक्रोसोमल क्रिया और भेदन की बात करें, अब हमने बात कर ली कि किस प्रकार से शुक्राणु उसी जाति का होता है और उसी जाति के अंडे के संपर्क में आता है, ये बात अपने कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके अंदर यदि एक्रोसोमल क्रिया और भेदन की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि शुक्राणु जो है जो कि जैसे ही अंड झिल्ली से चिपकता है, क्योंकि अंड झिल्लियाँ जो होती हैं वो संख्या में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी 3 प्रकार की हो सकती है। कम से कम एक जंतु के अंडे में 2 अंड झिल्लियाँ तो पाई जाती है। अब जैसे ही शुक्राणु अंडे से चिपकता है, कैप्सिकेशन होता है, योग्यताजन हो जाता है, उसके पश्चात क्या होता है कि वो शुक्राणु जो है वो अंडे के अंदर घुसने का प्रयास करता है। तो घुसने का जब प्रयास करता है, क्योंकि शुक्राणु अंदर घुस करके अपना केंद्र अंडे को देता है, तो उसके लिए उसको अंदर घुसना पड़ेगा। घुसने के लिए इसके अंदर क्या 2 प्रकार के मैकेनिज्म होते हैं। एक तो होता है इसके अंदर यांत्रिक विधि और एक होती है कौन सी? रासायनिक विधि होती है। यांत्रिक विधि और रासायनिक विधि होती है। यांत्रिक विधि और रासायनिक विधि, यानी कि मैकेनिकल मेथड और दूसरा कौन सा है? केमिकल मेथड। ये 2 इसके अंदर मैकेनिज्म है। अब यांत्रिक विधि जो होती है, अब यांत्रिक विधि वाले, अब इसका नाम केवल यांत्रिक विधि है, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई यंत्र का यूज होता है या कोई भी तरह का ऐसा प्रोसेस जो कि यांत्रिक, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ जंतु ऐसे होते हैं, जैसे हम बात करें जैसे कीटों का अंडा है,
अब देखिएगा यांत्रिक विधि या मैकेनिकल मेथड की यदि हम बात करें तो मैकेनिकल मेथड में यदि हम देखें तो इसके अंदर क्या होता है कि जो अपने यांत्रिक विधि का यूज होता है, इसके अंदर क्या होता है, कुछ जैसे एक्स होते हैं, जैसे इंसेक्ट एक्ट की अगर हम बात करें तो इनके अंदर क्या होता है, जैसे शुक्राणु किसी भी सतह से संपर्क में आई तो वो अंदर नहीं घुस सकता है, क्योंकि इसके चारों सेल यानी आवरण पाया जाता है, अंदर की विटिलाइन मेम्ब्रेन होती है, अंदर योग है, साइटोप्लाज्म, वो सब चीज़ें होती हैं, पोलर बॉडीज है, प्रोन्यूक्लियस, ये सब होते हैं। तो ऐसा नहीं होता। तो इसके अंदर क्या होता है, जो शुक्राणु माइक्रोपाइल के संपर्क में आता है, माइक्रोपाइल जिसको हम सूक्ष्म छिद्र भी कहते हैं, उसके संपर्क में यदि कोई भी शुक्राणु आता है तो उस माइक्रोपाइल से क्या होता है, वो अंदर की ओर घुस सकता है। तो ऐसा जो प्रोसेस यूज करते हैं या ऐसी विधि को यूज करते हैं तो वो विधि क्या कहलाती है, मैकेनिकल मेथड कहलाती है या यांत्रिक विधि कहलाती है। तो यांत्रिक विधि का मतलब ये होता है कि वे जंतु जिनके अंडे के अंदर एक सूक्ष्म छिद्र पाया जाता है, माइक्रोपाइल पाया जाता है, वहीं से वो केवल शुक्राणु अंदर घुस सकते हैं। इस विधि को क्या कहा गया है, यांत्रिक विधि। अब यांत्रिक विधि में माइक्रोपाइल से तो घुस सकता है, परंतु और कहीं भी शुक्राणु के संपर्क में आता है तो वो सेल यानी बाहर के आवरण की वजह से अंदर घुस नहीं पाता है। तो ये विधि क्या कहलाती है, यांत्रिक विधि। और रासायनिक विधि की यदि हम बात करें तो रासायनिक विधि के अंदर क्या होता है कि अलग अलग होता है। इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहली बात तो ये होता है कि जैसे ही शुक्राणु अंडे के संपर्क में आता है तो उसके द्वारा किस विशेष प्रकार के क्या होता है कि जो पदार्थ है, रसायन है, स्त्रावित किए जाते हैं। वो रसायन जो है अंड झिल्ली को गला देते हैं। गलाने के पश्चात उसके अंदर क्या है, वो शुक्राणु प्रवेश कर सकता है। जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे अपने सी अर्चिन के अंडे की, तो सी अर्चिन के अंडे के अंदर क्या होता है, या जो इकाइनोडर्मेटा जंतु होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जैसे ही अंडे के चारों ओर शुक्राणु इकट्ठे होते हैं तो शुक्राणु जब इकट्ठे होते हैं तो श्वसन की क्रिया करेंगे, श्वसन की क्रिया करेंगे तो वहाँ पर CO2 बनेगी, और CO2 जैसे बनती है अंडे के चारों ओर तो वो जल की जो प्रकृति है वो अम्लीय हो जाती है। और अम्लीय होते ही क्या होता है कि वहाँ जो अंड झिल्ली है वो अम्लीय जल की वजह से, क्योंकि शुक्राणु की संख्या ज़्यादा होगी तो श्वसन भी ज़्यादा होगी तो CO2 भी ज़्यादा बनेगी, तो जल की अम्लीयता बढ़ जाएगी। बढ़ते क्या होगा कि जो अंड झिल्ली है इकाइनोडर्मेटा के अंदर वो टूट जाती है या नष्ट हो जाती है। उसके पश्चात उसके अंदर शुक्राणु जो है अंदर की ओर घुस जाता है। तो एक विधि तो ये होगी, कौन सी, केमिकल विधि। उसके अलावा जो मेंढक का अंडा जो होता है उसके अंदर जलीनुमा आवरण पाया जाता है, और जो क्या करता है, शुक्राणु जो है वो प्रोनेज एंजाइम का स्राव करता है। प्रोनेज एंजाइम जैसे बनेगा तो बनते ही क्या होता है कि जो का बाहर का जो जलीनुमा आवरण होता है वो टूट जाता है, टूटते ही शुक्राणु अंदर घुस जाते हैं। तो प्रोनेज एंजाइम भी क्या एक रसायन होता है। उसके अलावा तीसरी बात करें हम ट्रिप्सिन एंजाइम के प्रभाव के द्वारा, तो सी अर्चिन के जो अंडे होते हैं उन सी अर्चिन के अंडों के द्वारा के जो अंडे होते हैं उन अंडों के चारों ओर जैसे ही शुक्राणु आते हैं तो वो क्या करते हैं कि ट्रिप्सिन एंजाइम छोड़ते हैं, और ट्रिप्सिन एंजाइम जो होते हैं ये क्या करते हैं कि उस अंड झिल्ली को गला देने का काम करते हैं। उसके अलावा अपने स्तनधारियों के अंदर भी पढ़ा होगा, या स्तनधारियों के अपने पढ़ा होगा तो हाइलुरोनिडेज पाया जाता है एंजाइम स्तनधारियों के शुक्राणु में, स्पर्म लाइसिन पाया जाता है। तो हाइलुरोनिडेज जो है वो शुक्राणु की एक्रोसोम के द्वारा बनता है हाइलुरोनिडेज एंजाइम। और अंडे के अंदर क्या होता है, हाइलुरोनिक अम्ल पाया जाता है। अंडे के अंदर चारों तरफ क्या होता है, हाइलुरोनिक अम्ल होता है। और वो हाइलुरोनिक अम्ल क्या करता है कि जैसे ही शुक्राणु का हाइलुरोनिडेज एंजाइम हाइलुरोनिक अम्ल के संपर्क में आता है तो संपर्क में आते ही जो हाइलुरोनिक अम्ल है वो टूट जाता है, टूटते ही शुक्राणु के अंडे के अंदर घुस जाता है। तो ये सारी क्रिया कौन सी होती है, केमिकल प्रोसेस होता है। और अपने इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।